नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, सियासी माहौल में अफरा तफरी इस वक्त उरूज पर है और लग ऐसा रहा है कि हर सियासी जमात इस वक्त अपनी अपनी सियासी बका की जंग लड़ रही है। अगर बात करें चेयरमैन पीटीआई की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उनके गिर्द हर गुजरते दिन के साथ घेरा तंग हो रहे। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा खान साहब पहली बार जीआईटी के सामने पेश हुए। मामला था उन पर हमले का, जिसमें वो बड़े इल्जामात लगा रहे थे कि मुझ पर जो हमला हुआ फलां 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 शख्सियत उसमें इन्वॉल्व थी। ज़ाहिर है उसमें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे। सर्विंग ऑफिसर्स का नाम लेकर खान साहब तनकीद करते थे। लेकिन गुज़िश्ता रोज जीआईटी के सामने जब वो पेश हुए तो कुछ सवालात हुए उनसे, जिनमें ये कहा गया कि क्या आपके पास जो वीडियो क्लिप्स जिसमें आपने इल्जामात लगाए हैं उसके सबूत मौजूद है। इमरान खान साहब ने कहा नहीं। क्या आपको बराह रास्त धमकी दी गई? उन्होंने कहा नहीं। आपने इल्जामात क्यों लगाए? उन्होंने कहा मुझे किसी ने बताया। अब ये वैसे होता तो ये कि कानून के मुताबिक जो जीआईटी की तफ्तीश है वो किसी सूरत पब्लिक नहीं की जाती, लेकिन गुज़िश्ता रोज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हर बहर वो उसी तरह से पब्लिकली बता रहे थे चीजें। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवालात उसके बाद उठाए गए, पूरी एक डिस्कशन स्टार्ट हुई कि इतनी आसानी से खान साहब ने इल्जामात लगाए और सबूत उन्होंने दिए नहीं। हालांकि उसके बाद भी जब खान साहब आए उन्होंने फिर से ट्वीट किया। उन्होंने कहा अगर साफ शफाफ तहकीकात होती हैं तो मैं साबित करूंगा। बहरहाल क्या खान साहब साबित कर पाएंगे इस चीज को, क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि उनके पास सबूत मौजूद नहीं। इस पर भी जरा बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद ओवरऑल चल क्या रहा है मुल्क की सियासत में? इस्तेहकाम पार्टी जब से मंजर आम पर आई है, इस पर भी बड़ी बात हो रही है कि ये बेसिकली चैलेंज किसके लिए होगी, क्योंकि इस्तेहकाम पार्टी के सदर पिछले दिनों आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात करके आए। फिर ओन चौधरी साहब जो कि तर्जुमान है इस वक्त इस्तेहकाम पार्टी के, उनकी पिछले दिनों मुलाकात हुई। फिर जहांगीर तरीन साहब बज़ाहिर इलाज की गर्ज से लंदन में मौजूद है, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी लंदन में मौजूद हैं और बहुत सारा कयास हो रहा है, बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शायद जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होने जा रही है। एक सीनियर जर्नलिस्ट फैसल साई साहब आज मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। वो भी लंदन में रहकर आए हैं। नवाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकातें की हैं, कुछ अहम शख्सियात से उन्होंने मुलाकातें की हैं। उनसे भी जरा आज अंदर की स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई स्केड्यूल है उनकी मुलाकात? नवाज शरीफ साहब के आने के क्या इम्कानात हैं? पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इस पर नवाज शरीफ साहब का स्टांस क्या है, मौक़िफ़ क्या है? बहरहाल बात करते हैं। फैसल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो बताएं कैसा रहा आपका दौरा है लंदन? बड़ी अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की हैं आपने। ओवरऑल कैसा रहा आपका ये दौरा? सियासी लग रहा था ज्यादा मुझे। सोनिया, बहुत शुक्रिया। आप जानती हैं कि इस टाइम लंदन जो है वो सियासी आप कह रहे कि मंजर कशी सारी वहीं से हो रही है, वहीं सारी डोरें खींची, अगर हम कहें खींची जा रही तो गलत नहीं होगा। मियाँ साहब एक अरसा दराज से वहाँ पर हैं, गए तो वो इलाज करवाने थे, लेकिन अब लग रहा है कि वो इलाज नहीं अपना नहीं करवा रहे, बल्कि अब शायद दूसरी सियासी पार्टी यानी पीटीआई का इलाज कर रहे हैं। आप मिले भी हैं, बड़े जबरदस्त, वो बिल्कुल फ्रेश मुझे दिखाई दिए। मैं उनसे मुलाकात की और सोनिया एक बड़ा जबरदस्त वहाँ एक सिलसिला है। अच्छा, मियाँ साहब ने हर जुमे की नमाज से पहले और जुमे की नमाज के बाद घर से निकलना होता है, और जो लोग वहाँ मिलने वाले होते हैं वो मस्जिद के बाहर वेट कर रहे होते हैं कि मियाँ साहब आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, तस्वीरें बनाएंगे। खैर सियासी जो अहम रहनुमा है उनकी आमद भी वहाँ पे जारी रहती है, मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहता है। लेकिन जहाँ आपने सेहत की बात की, मियाँ साहब की बज़ाहिर सेहत में मुझे किसी किस्म का कोई मसला दरपेश दिखाई उनको नहीं दिया। उनके डॉक्टर जो है अदनान, वो हर लम्हा बालम्हा उनके साथ होते हैं। अच्छा। लेकिन बिल्कुल ठीक ठाक है मियाँ साहब। मियाँ साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे, ये भी एक सवाल है। बहरहाल सेहत की आपने बात की, मियाँ साहब की सेहत बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक लगी। अच्छा फैसल, ओवरऑल क्या नवाज शरीफ साहब से ज़ाहिर है आपकी बात हुई, आपने कुछ सवाल भी किया होगा पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है, वापसी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनका ओवरऑल पॉलिटिक्स? सोनिया, ये वो सवालात हैं, पूरी कौम ये जानना चाहती है कि मियाँ साहब कब वापस आएंगे। लेकिन जब मैंने भी उनसे पूछा, बात की, तो मियाँ साहब की मैंने ये चीज़ नोट की कि वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि कम से कम बात की जाए, और पता नहीं क्या इसमें उनकी क्या वजूहात क्या हैं। उनके साथ जो उनको मीडिया को देखते हैं, जो उनके लिए प्रेस रिलीज लिखते हैं, जो उनके लिए कोई भी स्पीच लिखनी है वो लिखते हैं राशिद साहब। तो राशिद साहब से उन्होंने पूछा कि मैं क्या बोलूं, तो मियाँ साहब को उन्होंने कहा, वो एक ही जुमला कहते हैं कि मियाँ साहब आप कह दें कि मैंने तो अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया था, और ये जो इमरान खान के साथ हो रहा है ये सारा कुछ अल्लाह करवा रहा है। हाँ। इसके अलावा मियाँ साहब से बात करें कि अब हालात बेहतर हो रहे हैं, शहबाज शरीफ काम बेहतर कर रहे हैं,
वो सुनते हैं सारी बातें हैं लेकिन वो बातें दोहराते नहीं है, कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें बड़ा वो कम बोलने में आसानी है, क्योंकि आजकल हालात ये कि लंदन में बैठ के वो कोई भी बात करते हैं खबर होती है, हेडलाइन होती है बेसिक। अजीम चौधरी साहब, इस वक्त तो ओवरऑल सियासी मंजरनामा हर गुजरते दिन के साथ आप देखें एक तूफान सा ही बरपा है, क्या देख रहे हैं इस सिनेरियो आने वाले दिनों में? अब इस्तेहकाम पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी बात हो रही है, फिर दरारें भी सामने आ रही हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, ये खबरें बड़ी गर्म हैं पीटीआई का मुस्तकबिल के हवाले से। क्या ओवरऑल सिनेरियो देख रहे हैं आने वाले दिनों में सर आप? बहुत शुक्रिया आपका, एक एक करके सवाल का जवाब दे देता हूँ। जी। जब दो भाई किसी एक घर में रहते हो उनमें भी इस तरह होता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि वो लड़ रहे हो। के साथ मुद्दा रहा। जब आप हुकूमत कर रहे होते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, एक तरीकाकार होता है। उसको उस तरीकाकार के मुताबिक अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करना होता है, और फिर जब इलेक्शन सर पर आगे हो तो हर पॉलिटिकल पार्टी की ये कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम सीट्स जो है उनको हासिल करने की कोशिश करूँ। तो पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान इस वक्त एक कशमकश जारी है कि कैसे कैसे हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को किन किन तरीकों के साथ महफूज कर सकते। ऐसे में दो तीन डेवलपमेंट्स और हो गई। एक तो ये हुई कि पीटीआई टूट फूट का शिकार हो गई, लेकिन एक पार्टी बनी। जो पार्टी बनी उस पार्टी के पीछे बज़ाहिर तो तरीन साहब नजर आ रहे हैं, लेकिन सामने जो उनका फ्रंट अफेयर सामने आया है वो अलीम खान साहब है। अच्छा। एक शख्स जो लाहौर की सतह पर इलेक्शन लड़ता हो, सूबाई असेंबली का, पंजाब में थोड़ा जाना पहचाना जाता हो, मुल्क जिसके पास तजर्बा ना हो, तो एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जाए और ये तवक्को की जाए कि वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल एलीट के साथ मिलके वो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ले आएगा या कोई नया इनकलाब बर्पा करने के लिए नई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के साथ आएगा। और फिर सोने पे सुहागा ये हो कि उसके साथ आमिर कियानी जैसा शख्स जिसकी बहुत ज्यादा पाकिस्तान में मशहूरी एक जमाने में हो गई थी खास वजह से ड्रग्स माफिया। हाँ जी, मैंने कहा ड्रग्स माफिया और पता नहीं क्या क्या अलकाबात दिए जाते रहे। नहीं कहना चाहता है कह दें सर। अच्छा। इस मामले में लेकिन वही अद्वियात के हवाले से ही। और फिर साथ आप ऑन चौधरी साहब को लगा दें स्पोक्समैन के बाद। चौधरी साहब उसके स्पोक्समैन बनेंगे। फवाद साहब काफी नहीं थे, स्पोक्समैन का तजर्बा कर लिया था उन्होंने, तो वहाँ से सबक सीख लेते, वो इसी पार्टी का हिस्सा है। फिरदौस आशिक ऐसे पीएम अभी वो शहबाज शरीफ साहब के सर, ये भी सोने पे सुहागा है। जी जी बिल्कुल, ऐसे पीएम है। पंजाब में भी वो स्पोक्स पर्सन रहे थे गुलजार साहब के साथ भी। ऐसे हालात में फिरदौस आशिक खान साहिबा के साथ जो कुछ टीवी पर हो रहा है वो आप अपने दोनों देख रहे हैं। बिल्कुल। हालात में नहीं कि बात कैसे तस्लीम कर लूं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कि तमाम चीजें उस तरह हो जाएंगी जिस तरह तरीन साहब या उनके दोस्त अहबाब चाहेंगे या कोई और चाहेगा। मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ, कोई और चाहेगा। सर समझ सकते हैं। इस ब्रेक थ्रू के साथ साथ ये भी बात अपनी जगह पर मौजूद है कि सदरन पंजाब में पीपल्स पार्टी अपनी एक स्ट्रगल कर रही थी, अपने लिए जगह बना रही थी और उसके लिए जगह बन भी रही थी। उस जगह को फिल किया जा रहा है तरीन साहब की पार्टी के जरिए। पता नहीं हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। तरीन साहब के बहुत करीबी अजीज अहमद महमूद जो है वो उनसे मुलाकात के लिए शायद लंदन ये चले गए या जाने वाले हैं। और वो पीपल्स पार्टी के दौर में गवर्नर भी रहे, उससे पहले एमएलए भी रहे, उनके वालिद रावलपुर के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे और उनकी फगारत से भी और यूसुफ गिलानी से भी अजीज दारी है। हाँ। अच्छा अजीम चौधरी साहब एक सवाल का यहाँ पे मैं क्लैरिटी चाह रही हूँ। अब जरदारी साहब खबरें ये कि कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि इस्तेहकाम पार्टी के बनने में नून लीग का भी हाथ है, क्योंकि नुमान लंगड़ियाल साहब उनकी उसमें शामिल हैं। फिर जिस तरह से चौधरी साहब की आपने बात की वो ऐसे पीएम है। फिर अभी गालिबन अप्रैल में शायद मुलाकात भी हुई है, जनवरी में मुलाकात हुई है अलीम खान की, ओन चौधरी की, लंदन में नवाज शरीफ की। फिर से गए हुए हैं जहांगीर तरीन लंदन में, ये भी मुलाकात की अफवाहें घर में कि दोनों वहां पर मुलाकात करेंगे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं नून लीग भी शामिल है इस सब में? चूंकि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब में बड़े एक्टिव थे जरदारी साहब और धड़ाधड़ लोग शामिल हो रहे थे। मैं इसको इस तरह नहीं कहूंगा, मैं अपने लफ्जों में कह देता हूँ आपको। चलें। वो जो जगह बना रहे थे जरदारी
जरदारी साहब उसके रास्ते में रुकावट आ गई है फिलहाल। और कौन लेके आया रुकावट? जी बात करने दीजिए ना, मैं यहाँ पे सवाल चलें सर, ठीक। रुकावट आ गई है, उस रुकावट का जिम्मेदार अलिफ है कि बे है तो कोई ना कोई जिम्मेदार बता देना सर। जरदारी साहब जिसके नतीजे में पाकिस्तान से चले गए दुबई, और दुबई जाके वो बैठ गए, और बिलावल साहब चले गए कराची, और उन्होंने आज जूम पे मीटिंग करके बजट पर गैर तसल्लीबख्श सूरत हाल का तनकीद की। यस, पाकिस्तान का वजीर खारजा एक बड़ी पार्टी का चेयरमैन अगर ये कहे, और हुकूमती इत्तेहाद का अहम हिस्सा कि बजट पे हम गैर मुतमईन हैं, बजट का वोट पूरा होगा कि नहीं होगा, पहले तो फैसला ये कर लिया जाए। और अगर बजट के वोट पूरा होगा, बजट पास होगा, तो हुकूमत 30 जून से आगे चलेगी, अदरवाइज 30 जून से पहले ही इस हुकूमत का बिल्कुल हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है सर आपने। अच्छा, मैं सर फैसल साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। फैसल, आपको क्या लगता है, ये जिस तरह से अभी अजीम चौधरी साहब ने भी बात की, इख्तलाफात तो बड़े खुलकर सामने आ गए, एक वजह ये भी बताई जा रही है कि शायद पीटीआई इस तरह से इन लोगों के लिए इतना खतरा नहीं रही, तो ये एक बड़ी वजह है कि अब ये अपनी रवायती सियासत की तरफ आ गए, अलग अलग इलेक्शन लड़ना, फिर से वही एक दूसरे के मुखालिफ, पीटीआई खतरा नहीं है भी एक वजह? बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इख्तलाफ आ रहे हैं, जैसे चेयरमैन पीसीबी का मामला वो भी आपके सामने है। जरदारी साहब ज़कात अशरफ को लाना चाहते हैं, मियाँ साहब जो है बकौल नजम सेठी साहब के वो उनको लाना चाहते हैं। यहाँ पे भी इख्तलाफ है क्योंकि वो डटे हुए हैं कि जो वजारतें जिसको दी गई थी, जो कमिटमेंट हुई थी, उसी पर लेके चलेंगे। अब ये नए नए मामला सामने आ रहे हैं, तो बिल्कुल आगे अब जब इलेक्शन आएगा, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अवाम में जाना है, तो अगर वो इसी तरह पीडीएम बतौर गए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी सीटें निकालेंगे। पीपल्स पार्टी ने अपना इलेक्शन लड़ना है, नून लीग ने अपना इलेक्शन लड़ना है, पीटीआई ने अपना इलेक्शन लड़ना है, और जो नई पार्टीज़ आ रही हैं हर पार्टी ने अपना इलेक्शन लड़ना है। तो ये जो इख्तलाफात हैं अभी बातें निकलना शुरू हुई हैं, अब मज़ीद क्या निकलती हैं आने वाले दिनों में मज़ीद सामने आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इख्तलाफ होना शुरू हो चुका है, बहुत सारे मामला सामने आना शुरू हो गए हैं। सोनिया, ठीक है। अच्छा, अजीम चौधरी साहब, सर आपको भी यही लगता है कि अब ये पार्टियां अपनी रवायती सियासत की तरफ आ रही हैं? ज़ाहिर है इन्होंने एक दूसरे के ऑपोजिट लड़ना, और ये बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके हैं मुस्लिम लीग नून वाले, वो कह रहे हैं कि पंजाब की हद तक तो एटलीस्ट हमें किसी से इत्तेहाद की जरूरत ही नहीं है, और बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस भी बड़ा रवायती सियासत से हटकर हमें नजर आया। जावेद लतीफ साहब ने बात की और भी एक दो रहनुमाओं ने बात की, तो इससे तो मुझे जहां तक लगा ये एक मकबूलियत से ज्यादा कहीं कबूलियत के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंट तो नहीं है। लेकिन अल्लाह को क्या कबूल है ये तो मुझे नहीं पता। मुझे तो ये पता है कि पंजाब की पिछले इंतखाब में तमाम सीटें मुस्लिम लीग नून नहीं जीत सकी थी, जैसे तैसे भी जीती थी, इसमें पीटीआई भी जीती थी, और पीटीआई के जीतने के नतीजे में इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने भी कुछ सीटें दी थी, इसके नतीजे में उनके लोग मौजूद थे अंदर। आज जो सूरत हाल है वो सूरत हाल 2018 से मुख्तलिफ होगी। अच्छा। और ये जो 23 है, क्या 23 में इंतखाब पूरा हो जाएगा या ये भी आगे चला जाएगा, ये मामला आइंदा चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। और मैं ये राय रखता हूँ कि दुरुस्त है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी जगह पर इंतखाब लड़ेंगी, लेकिन अगर आज इंतखाब करवाया जाए तो क्या माजी करीब की जो हुकूमत थी उसका वोटर जो है वो बिखर गया है, जिस तरह पहले पीपल्स पार्टी का वोटर बिखरा था, या किसी जमाने में और दीगर पॉलिटिकल पार्टी का वोटर भी बिखरा था। अगर तो वो नहीं बिखरा तो फिर इंतखाब में वो यकीनन कामयाबी हासिल करेंगे। जी अजीम चौधरी साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो मेरा सवाल ये सर, मेयर कराची के इंतखाबात में क्या समझते हैं आप? जी देखिए, अगर तो जादू की बात है, तो जादू पंजाब में 63 की इंटरप्रिटेशन पर सामने आ गया होगा। यहाँ की डिफेक्शन क्लॉज है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के टिकट पर इलेक्शन लड़ा जाता है, और डिफेक्शन क्लॉज यहाँ भी लगेगी। अच्छा। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने फैसला किया और लोगों ने डिफेक्ट किया और वोट देने पे डिफेक्ट किया, उसके नतीजे में वो डीसीट भी हो सकते हैं और वोट भी नहीं गिना जाएगा। एपरेंटली मुझे तो यूं महसूस होता है अगर कोई बड़ी तब्दीली कानून में रातों-रात नहीं आ गई तो ऐसा ही होगा। और ये इलेक्शन होगा ओपन हैंड करके बाहर खड़ा करेंगे कि मैं इनके साथ हूँ, मैं इनके साथ नहीं हूँ।
ٹھیک ہے. اگر تو الیکشن وہاں فیئرلی ہو گیا اور ایک دوسرے کے لوگوں کو نہ اٹھایا گیا تو پاکستان کی پالیٹکس میں ایک پازیٹیو تبدیلی آئے گی. اور اگر انتخاب میں معاملات گڑبڑ ہوئے اور الیکشن کا رزلٹ ڈسپیوٹیڈ ہوا تو نہ صرف کورٹ پہ جائے گا بلکہ ڈیفیکشن بھی ہوں گی اور ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوں گی اور اس کے نتائج پاکستان کی نیشنل پالیٹکس میں بہت زیادہ گہرے ہوں گے. چلیں دیکھتے ہیں کل صورتحال کیا بنتی ہے. فیصل اچھی طرح عمران خان بلکہ آج کل تو پابندی ہے قاسم کے ابو یا پھر چیئرمین پی ٹی آئی کہہ لیتے ہیں, ان کی مشکلات میں بڑا اضافہ لگ رہا ہے. لیکن یہ کیا دیکھتے ہیں آپ پر الزامات جلسے جلوسوں میں جس انداز میں کہتے رہے کہ مجھ پر حملہ فلاں فلاں نے کرایا, سرونگ آفیسر پر الزامات لگا دیے, کہا کہ فورم ہوگا تو ہم ثبوت پیش کریں گے. پھر جے آئی ٹی نے بلایا, جب ان سے سوالات ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. انہوں نے پوچھا براہ راست دھمکی دی گئی, انہوں نے کہا نہیں دیے گئے. انہوں نے کہا آپ نے الزام کیوں لگایا, انہوں نے کہا مجھے کسی نے دیا, کسی نے کہا. تو یہ وہی الزام 35 پنکچر کے حوالے سے بڑی بات کرتے تھے, پھر آخر میں حامد میر صاحب کو کہا نہیں یہ مجھے کسی نے کہا تھا, یہ تو صرف الزام ہے. تو یہ اتنے حساس معاملے پر بھی اس طرح کا ایٹیٹیوڈ یہ اپنے لیے مشکلات خود نہیں پیدا کر رہے. سیاستدان دیکھیں ایک دوسرے پہ الزام لگا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں. عمران خان آپ بھی دیکھ رہی ہیں کہ جب سے وہ حکومت سے گئے ہیں کوئی نہ کوئی الزام لگاتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, دھمکیاں مل رہی ہیں. اب ان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا وہ بھی سب کے سامنے آ چکا ہے. اور اس کے بعد اب یہ جو جی آئی ٹی نے بلایا تو ان کو چاہیے تھا, ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس تھے, کوئی ان کے پاس ثبوت تھے, وہ پیش کرتے. اب یہ تو عام بات ہے کہ اب کوئی کسی پہ حملہ کرتا ہے یا کوئی دھمکی دیتا ہے تو مجھے فلاں نے کہا, کسی نے کہا. اتنے بڑے سیاستدان ہوتے ہوئے بھی اگر ان کے پاس ثبوت نہیں ہے تو یہ میرا نہیں خیال کہ لوگ اب دیکھ نہیں رہے. لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, نوٹ بھی کر رہے ہیں, اور جس طرح تیزی سے ان کے اپنے ان کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں تو یقیناً اب عمران خان صاحب کو چیزیں دیکھنی چاہیے, سوچنا چاہیے. میں بھی اوورسیز میں جیسے آپ بات کر رہی تھی کہ اوورسیز میں ظاہر کے فالوور بہت بڑی تعداد میں ہیں, لیکن ابھی میں لندن میں تھا, میں نے یہ نوٹ کی ہے وہاں پہ چیز, وہ جو لوگ بہت زیادہ اکثر میاں صاحب کے گھر کے سامنے جمع ہو جاتے تھے, نعرے بازی کرتے ہیں, احتجاج, وہ چیز سلسلہ وہاں پہ بھی ختم ہو چکا ہوا ہے. لوگ سہمے ہوئے ہیں اور بات کرنے سے گریز کرتے ہیں. لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مسلسل سوشل میڈیا پہ جا رہی ہوتی ہیں, دیکھ رہی ہوتی ہیں. اب جے ٹی کے سامنے جو عمران خان نے جواب دیے ہیں تو میرا خیال ہے ان کا جو فالوور وہ دیکھ رہا ہے اور اس پہ وہ لازمی سوچے گا کہ ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. زبانی کلامی کوئی الزام نہیں ہوتا, الزام وہی ہوتا ہے جس میں ثبوت بھی ہوں. تو یہ عمران خان صاحب نے جو جے ٹی کے سامنے کہا اس پہ ہر بندہ سوچنے پہ مجبور ہے. عظیم چودھری صاحب, پہلی بات یہ کہ قانون کے مطابق جے آئی ٹی میں ہونے والی جو تفتیش ہے اس کو پبلک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کل ہر باہر پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ یہ سوالات ہوئے, یہ جوابات ہوئے. اب خان صاحب کا ایک موقف ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی کی ایف آئی آر تک نہیں کٹوا سکا تو میں ثبوت کیسے ان کو دے دوں. بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب صاف شفاف تحقیقات ہوں گی تو میں اس وقت ثابت کروں گا یہ چیز. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس پر جو یہ حملہ ہوا ہے وہ ثبوت کیسے دے سکتا ہے, یہ تو پہلے ظاہر ایف آئی آر ہوتی ہے, تفتیش ہوتی ہے, اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ کون ملوث ہے کون نہیں ہے. کس نے آپ کو کہہ دیا کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ نہیں آ سکتی؟ جی آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر ہی پولیس جو ہے وہ سر کچھ قانونی ماہرین کو میں سن رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی جلدی چونکہ پہلی بار پیش ہوئے اور جے آئی ٹی کی تفتیش اس طرح سے پبلک نہیں کی جاتی قانونی طور پر, اور آفیشلی تو کوئی پریس ریلیز آئی بھی نہیں ہے نا. سونیا, قانون دان وہ ہے جو قانون بناتا ہو, باقی تو ہم قانون کے طالب علم ہو سکتے ہیں اور ہماری سمجھ اپنی اپنی جگہ پر ایک جیسی نہیں ہے, فرق ہے. میں جانتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر تفتیش کو پورا کر کے عدالت میں چالان پیش کیا جاتا ہے, اور وہ چالان چھپایا ہوا نہیں ہوتا, وہ پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے, وہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. جن صاحب نے یہ کہا, میرا خیال ہے ان کو اپنی رائے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ یہ صاف شفاف تحقیقات جو ہے یہ صاف چلی شفاف چلی تو نہیں کر سکے. اب یہ قیامت کے دن اللہ ہی کر کے دے گا کہ کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ تھا, اور وہ خود ہی بولیں گے, خان صاحب بھی اور باقی بھی اپنی اپنی زبان سے اپنے اپنے اعمال کے ساتھ ان کی آنکھیں ان کے کام سب وہاں گواہی دیں گے کہ وہ کتنا سچ بولے کتنا جھوٹ بولے ہیں. کیونکہ جس طرح میڈیا کا سہارا لے کے خان صاحب نے پاکستان کی پالیٹکس میں ایک
तूफान बर्पा किया हुआ था, तो तूफान तो थमता चला जा रहा है। और ये जो कल परसों गिरफ्तारी हुई है, इस तरह मेरे ख्याल में कुछ मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्को है, इसलिए कि बरतानिया की फौज ये नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान में उनको गाली निकाली जाए और पब्लिकली गाली निकाली जाए और फिर वो बरतानिया के अंदर वो गाली दिखाई और सुनाई जाए। इस तरह हम भी नहीं चाहते कि हमारे इदारों को कोई गाली निकाले और फिर वो हमें पाकिस्तान में सुनाई जाए, और वो भी वो झूठ पर और लफ्ज कदम की बुनियाद पर, झूठे इल्जाम की बुनियाद पर बात की जाए। हम तो अपने जिम्मेदारान को मीर जाफर, मीर सादिक, पता नहीं क्या क्या कुछ कहते रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो फिर हमें उन लोगों की गिरफ्त के लिए एहतमाम करके देना पड़ेगा। ठीक है, उनके खिलाफ मुकदमात होंगे और वो इस सारे मामले को जवाब देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट अजीम चौधरी साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। सीनियर जर्नलिस्ट फैसल साई साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। अब दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।